कंप्यूटर अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य में इस समय यूजीसी नेट, यूपीएचएससी, एमपी सेट इन सब के लिए जो बैच चल रहा है उसमें कहानी विधा चल रही है। और कहानी विधा में आज जो लोगों को दिया गया है वो 3 कहानियाँ दी गई। एक दिया गया परिंदे कहानी, दूसरा दिया गया है पिता कहानी और तीसरा दिया गया है दिल्ली में एक मौत कहानी। परिंदे कॉमन है, यूपी हायर में भी है, यूजीसी नेट में भी है, जबकि पिता कहानी केवल यूजीसी नेट में है, दिल्ली में एक मौत यूपी हायर में है। तो इस तरीके से 3 कहानियाँ दी गई, इन पर लेक्चर लोगों को दिया गया। आज ये दिल्ली में एक मौत कहानी पर लेक्चर आप देखने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क में छूट कल भी दिया गया, लगातार 2 दिन दिया गया था लेकिन आज और कल 2 दिन और छूट रहेगा, तो आप उस छूट का लाभ ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दिल्ली में एक मौत कहानी। लेकिन उससे पहले कमलेश्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कहानी पर आएंगे। कमलेश्वर का जन्म 1 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। कमलेश्वर नई कहानी के त्रिमूर्ति में शामिल हैं। अब नई कहानी के त्रिमूर्ति में कौन कौन है, ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, यहीं से पॉइंट बनना शुरू होता है। तो कमलेश्वर है त्रिमूर्ति में, राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं। इन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो विहान पत्रिका, नई कहानियाँ पत्रिका, सारिका पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, गंगा पत्रिका, इंगित पत्रिका, श्री वर्षा पत्रिका, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। खासतौर पर सारिका के बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही गया है। इनका जो उपन्यास है कितने पाकिस्तान, उसके लिए पद्म भूषण भी दिया गया है। कमलेश्वर की रचनाओं की अगर बात करें तो इनके 3 नाटक हैं। अधूरी आवाज़ नाटक है, रेत पर लिखे नाम नाटक है और हिंदुस्तान हमारा नाटक है। उपन्यास की अगर बात करें तो 1 सड़क 57 गलियां उपन्यास है, तीसरा आदमी उपन्यास है, डाक बंगला उपन्यास है, समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास है, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान उपन्यास, लौटते हुए मुसाफिर उपन्यास, वही बात उपन्यास, एक और चंद्रकांता उपन्यास, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र। तो ये उपन्यास है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं उनको ये पीडीएफ जाएगा। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो राजा निर्बंसिया, लगभग इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं, लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ये कहानी संग्रह है। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशा है, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक, जाट पंचम की नाक, बयान, जिंदा मुर्दे, मुर्दों की दुनिया, इतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान और कोर कहानी। तो ये इनके कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर ने 12 लोगों के आत्मकथ्य को गर्दिश के दिन शीर्षक से लिखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया गर्दिश के दिन किसकी रचना है, तो कमलेश्वर की है, जिसमें मलयालम, उड़िया, गुजराती, उर्दू और हिंदी के लेखकों का आत्मकथ्य है। अब ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसमें उड़िया लेखक कौन है, गुजराती लेखक कौन है, या हिंदी लेखक, किन लेखकों का जिक्र है गर्दिश के दिन में, या मलयालम के कौन है। तो इसीलिए मैंने आगे लिख दिया है मोहन राकेश हिंदी, टी वासुदेवन नायर मलयालम, कृष्ण प्रसाद मिश्र उड़िया, राजेंद्र प्रसाद हिंदी, शिव प्रसाद सिंह हिंदी, कृष्णा सोबती हिंदी, चंद्रकांत बछी गुजराती, विष्णु साहनी हिंदी, हरिशंकर परसाई हिंदी, फ़िक्र तोमई उर्दू, राही मासूम रजा हिंदी, कमलेश्वर हिंदी। तो हिंदी के कौन है, उड़िया के कौन है, गुजराती कौन है, मलयालम कौन है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके पास ये पीडीएफ जाएगी। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह, जिसमें 19 कहानियाँ संकलित हैं। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह की जब बात आती है तो पहले राजा निर्बंसिया कहानी जो प्रकाशित हुई थी 57 में, पहला संग्रह है, और उसी वर्ष इनका कस्बे का आदमी भी प्रकाशित हुआ था। लेकिन बाद में आप देखेंगे उस समय जब प्रकाशित हुई थी तो उस समय इसमें कहानियों की संख्या कम थी। बाद में इसमें कहानियों की संख्या बढ़ी। राजा निर्बंसिया कहानी आप देखेंगे
तो पहली बार 1956 में राजा निर्बंसिया कहानी छपी थी। राजा निर्बंसिया कहानी कब छपी थी? तो 56 में। और राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह कब छपी? तो 57 में। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। ये कहानी संग्रह है और 56 में कहानी है। उसमें आप देखेंगे कि राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह जब छपना था तो इसका नाम होने वाला था सुबह का सपना, जो कि चौथी कहानी है। शीर्षक होना था सुबह का सपना, लेकिन ये छपा किस नाम से? तो राजा निर्बंसिया नाम से। इसमें सुबह का सपना आप देखेंगे चौथी कहानी है। तो इसे ध्यान रखिए, सुबह का सपना के केंद्र में एक विचार था, जबकि राजा निर्बंसिया का उल्लेख आप देखेंगे तो ये दोहरे कथानक के कारण होता है, तो इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया राजा निर्बंसिया। इसमें कौन कौन सी कहानी है? तो पहली कहानी है देवा की माफ़ी है, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया। तो ये सब कहानियाँ इसमें संकलित हैं। खोई हुई दिशाएं कहानी, खोई हुई दिशाएं कहानी जिसमें आप देखेंगे 11 कहानियाँ संकलित हैं। और इसी खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह में जिस कहानी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, दिल्ली में एक मौत, इसी में संकलित है छठी कहानी है। खोई हुई दिशाएं की पहली कहानी एक अश्लील कहानी, दूसरी है प्रेमिका कहानी, तीसरी है खोई हुई दिशाएं कहानी, चौथा है जाज पंचम की नाक, पांचवा है पीला गुलाब, छठा है दिल्ली में एक मौत, सातवां है एक थी बिमला होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सांप कहानी, एक रुकी हुई जिंदगी कहानी, दुख भरी दुनिया कहानी और प्राय कहानी, पराया होगा यहाँ पराया सहार कहानी। जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह में 11 कहानियाँ संकलित हैं। जाज पंचम की नाक कहानी, स्मारक कहानी, नाच कहानी, शरीफ आदमी, आत्मा अमर है, ब्रांच लाइन का सफ़र, अपने देश के लोग, नया किसान, भरे पूरे अधूरे कहानी, अपने अजनबी देश में कहानी और जिंदा मुर्दे कहानी। ऐसे ही इतने अच्छे दिन कहानी संग्रह में 9 कहानियाँ संकलित हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा और PDF भी भेज दिया जाएगा जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी का संक्षिप्त पहले देखते हैं। हेलो, हाँ अभी क्लास हो रही, क्लास के बाद बात कर रहे हैं आपसे। दिल्ली में एक मौत कहानी का संक्षिप्त थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद मूल कहानी पर आते हैं। ये कहानी महानगर के व्यस्त और आत्मकेंद्रित जिंदगी का सजीव चित्रण दिखाई देता है। इसमें किसी की मौत में भी शामिल होना तो एक औपचारिकता, बस किसी के पास शोक संवेदना प्रकट करने का भी वक्त नहीं है। खोई हुई दिशाएं अपने देश के लोग कहानी भी शहरी जीवन के अभिशप्त समय को व्यक्त करती है, आधुनिकता के बेगानेपन को और उससे उत्पन्न गहरे अवसाद को उतरती हुई यह कहानी आज के मनुष्य को अकेला बना देने की व्यथा को परिभाषित करती है। दिल्ली की एक मौत में किसकी मौत होती है? तो सेठ दीवान चंद की मौत होती है। दीवान चंद की शव यात्रा है और उसी से कहानी प्रारंभ होती है। दीवान चंद हैं कौन? इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दीवान चंद के बारे में कहा गया कि इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी पढ़ी है, इसी मौत की खबर होगी, अखबार में छपा है। आज रात करोल बाग के मशहूर लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद, कहाँ के? तो दिल्ली के करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत कहाँ हुई? इरविन अस्पताल में। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कितने बजे? तो कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड होती हुई पचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए ले जाई जाएगी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। कितने बजे, कहाँ पर, किस अस्पताल में मृत, सेठ दीवान चंद कौन है, तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। बाकी कहानी में और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा तथ्य नहीं है। किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आते हैं मूल कहानी पर। मूल कहानी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 पेज की कहानी, 4 पेज की कहानी है। सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि 3-4 पेज मुश्किल से 6-7 मिनट, और 6-7 मिनट अगर आप देते हैं तो भले ही आप ये कहें कि सर हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है और उसको आप पढ़ नहीं पाते हैं। और जब यहाँ साथ साथ में देखते चलते हैं, क्या महत्वपूर्ण है वह बताया जाता है, उस पर गौर करते हैं, तो कहानी भी आपके समझ में आ जाती है और अच्छे से कर भी लेते हैं। तो 6-7 मिनट मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। आप देखें अंत तक पूरा। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ, और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल होना ही चाहिए था। और उनके लड़के से मेरी खास जान पहचान है, और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। दिल्ली की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया। किसके नौकर ने? तो ये आपको ध्यान देना है पात्र में कि कौन कौन है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अतुल मवानी पात्र किस कहानी में है। ध्यान रखना, अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं, जो करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है, और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। यानी पूरी तरीके से जो शहरी वातावरण है, पूरी तरीके से शहर के वातावरण को इसमें दिखाया गया। दिल्ली शहर के वातावरण को दिखाया जा रहा है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। यानी खोई हुई दिशाएं, यहाँ पर आप देखें, भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वह रूह चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं, और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं और बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही होती है, और ये अर्थी सेठ दीवान चंद की है। इसी अर्थी की खबर मैंने अखबार में पढ़ा है, और इसी की मौत होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हुई। उनका शव कोठी पर ले आया गया। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए हैं, मफलर बांधे, कुछ खामोशी से पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रख कर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़े हैं। यानी कौन बुलाने सबसे पहले आता है? अतुल मवानी। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। ज़रा अपनी आयरन देना, अतुल कहता है, तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। यानी शव यात्रा में जाने के लिए भी लोग कतराते हैं, संवेदना प्रकट करने में भी कतराते हैं। ये शहर का वातावरण दिखाया गया। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी है, मुझे हर क्षण यही खटका लगा रहता था, कहीं कोई आकर इस सर्दी में शौक के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा।
यानी सरदार जी के नौकर का क्या नाम था? धर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार जी के नौकर का क्या नाम है? धर्मा। सरदार जी के लिए मक्खन लेने उसने वहीं से जवाब दिया, तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसा थमा दिया। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वह भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का यह वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग भी शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ी। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए वो निकली और अपना जूड़ा बांध रही थी। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता और कहता है, तुमने सुना? दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही थी। वो सेव कर चुका था। वो आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। ये सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। ये कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धंधा मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगे, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वो कह रहा था। और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका था और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती। मेरे ख्याल में प्रमिला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुंचना तो चाहिए। तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा, शायद चलाऊं। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने ये पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वो अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना, सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और ना उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर दी है। रोज़ की तरह वो प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले आ रहे हैं। और क्यों में यानी लाइन में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। और आरती अब कुछ पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ? मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देते ही घुटी घुटी आवाज़ में लग रहा है कि वो टाई की नीट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उसका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। इधर अतुल मवानी फिर से मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है, जूतों पर चमक है। आते ही वो मुझे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को पूछ रहा है, वो सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। और 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं। वासवानी ऊपर से मवानी का सूट देकर पूछता है कि ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में।
बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारत पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके पास कुछ एक आदमी हैं, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। यानी ये होता है कि शहर का वातावरण किस तरीके से लोग शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतर रही हैं। हेलो उतर रही हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछती हैं, आप नहीं चल रहे हैं? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ। और दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वो चारों घर से बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ आगे निकल जाती है, एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाले दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने पहन रखे हैं और वो चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर आ जाती हैं। अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहे हैं। मैं चुपचाप सब खड़ा देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद के शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर दुश्मन का साथ भी दिया जाता है, दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। और सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं, 7 आदमी साथ चल रहे हैं, 7वां मैं ही हूँ। यानी कितने आदमी थे ये ध्यान रखना है। शव यात्रा में कितने आदमी थे? तो 7, कह सकते हैं 11, क्योंकि 4 आदमी कंधे दे रहे थे और 7 आदमी साथ चल रहे थे। 4 + 7। और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपने लड़के की शादी की थी तो हज़ारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पहुँच चुका हूँ। अगले मोड़ पर ही पचकुइया शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची धुनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ता है। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके शव यात्रा में आए हैं। सभी के जोड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ में सिगरेट का धुआं उड़ रहा है। औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं। उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है। कारों के सोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वो अपनी मिसेज को आंखों के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं इसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी है। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा हुआ है। इधर अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है और वह अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है।
मातमपुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना छाया हुआ है। सड़क के से बसें गुजर रही हैं। मिसेज वासवानी कह रही हैं, परमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं। बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल, मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। यानी 100 यात्रा में भी लोग किस तरीके से पूरे तैयार होकर सूट बूट में निकल रहे हैं। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है। 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरफ वह भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वह भी तैयार होकर आते। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं 100 यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। तो इस तरीके से आपने देखा दिल्ली में एक मौत में किस तरीके से 100 यात्रा में, शहर के वातावरण में 100 यात्रा में लोग किस तरीके से शामिल होते हैं, किस तरीके से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, क्या माहौल रहता है, उसका वर्णन पूरा इस कहानी में किया गया है। जबकि यह ग्रामीण अंचल में आप देखेंगे कि किस तरीके की 100 यात्रा होती है। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है और बहुत ही अच्छे तरीके से शहर के वातावरण को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो तीनों कहानियों का लेक्चर आपको मिल चुका। बाकी कल जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी मिलेगा, कोसी का घटवार कहानी मिलेगा, सिक्का बदल गया कहानी मिलेगा। तो इस तरीके से 3 दिन और लगेगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। हम लोग फिर मिलेंगे रात में लाइव कक्षा में।